हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोगों के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लेकर के आई हूँ। आई होप ये जो सीरीज़ आज से मैंने शुरू की है आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और आप लोगों के एग्ज़ाम्स में बहुत मदद भी करेगी। तो हर वीडियो में मैं 1 वीक का करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आएगा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स भी मुझे ज़रूर बताइए। कमेंट में मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए समय बिना वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, देखिएगा। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश स्थित है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो है संयुक्त अरब अमीरात, भारत, जापान, स्वीडन। तो जो फर्स्ट स्थान पाने वाला देश है वो है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी जो आप लोगों को साथ में याद रख जाएगी। इसकी व्याख्या देखिएगा। वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूएई कहते हैं, 181 के मोबिलिटी स्कोर के साथ शीर्ष पर है और सबसे खराब दस्तावेज वाले अन्य देशों में पाकिस्तान, सीरिया और इराक शामिल हैं। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना या फिर चिली। तो जो पहला बर्ड फ्लू का मामला इंसानों में है वो सबसे पहले चिली में देखा गया है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चिली में इंसानों में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है। 53 वर्ष के एक संक्रमित व्यक्ति में इन्फ्लुएंजा के लक्षण मिले हैं और सरकार पता लगा रही है कि संक्रमण का स्रोत क्या था और मरीज के संपर्क में कितने लोग आए थे। चिली में जानवरों में पिछले वर्ष के अंत में H5N1 बर्ड फ्लू का मामले सामने आए हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि H5N1 अगर बोला जाए तो वो बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा होता है, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है? ऑप्शंस आर ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा या फिर ए और बी दोनों। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए और बी दोनों। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ब्रिटिश खगोलविदों ने सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 33 बिलियन गुना बड़े एक विशाल ब्लैक होल का पता लगाया है। और साथ ही यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में डरहम विश्वविद्यालय और जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट द्वारा परियोजना का नेतृत्व करते हुए बेहद रोमांचक रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोपीय संघ भौगोलिक संकेत GI किस उत्पाद को, भारतीय उत्पाद को प्रदान किया गया है? कांगड़ा चाय, बासमती चावल, बीकानेरी भुजिया या फिर दार्जिलिंग चाय। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, GI टैग प्रदान किया गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूरोपीय संघ ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत, जिसे PGI बोलते हैं, प्रदान किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। 22 मार्च 2023 को यूरोपीय संघ ने PGI देने की अधिसूचना जारी की और यह 11 अप्रैल 2023 से लागू हो गया। ये कांगड़ा घाटी में उगाई जाने वाली कैमेलिया साइनेसिस प्रजाति की पत्तियों, कलियों और कोमल तनों से बनाई जाती है। कांगड़ा में पाए जाने वाली चाय पत्ती की ये बात कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टर्म है ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, कैमेलिया साइनेंसिस प्रजाति की पत्तियों से ये बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? ऑप्शंस आर 2026-27 या फिर 28-29, 30-31 या फिर 2024 से 2025 के लिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2026 से 2027 तक के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 23 से 2026 से 27 तक 5 वर्षों के दौरान 1037.90 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यान्वयन के लिए नई
केंद्र प्रायोजित योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू की है? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों को लक्ष्य को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। दूसरे संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, केवड़िया, भोपाल या फिर कोलकाता? तो जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया ऑप्शन सही है भोपाल। भोपाल में 31 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में सेना के तीनों अंगों का संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ। इसकी थीम जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रेडी, रिसर्जेंट एंड रेलिवेंट थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2023 किन मुद्दों को शामिल किया गया है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है निर्यात प्रोत्साहन, ई कॉमर्स, व्यापार करने में आसानी या फिर उपयुक्त सभी। तो जो केंद्रीय मंत्री ने रिपोर्ट पेश करी है उसके जो मुद्दे हैं ये चारों, तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 की शुरुआत की है। विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन, ई कॉमर्स, व्यापार करने में आसानी सहित अनेक मुद्दों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा या फिर त्रिपुरा? तो जो पथश्री रास्ताश्री प्रोग्राम है ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। अब हमें देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो है इसको बंगाल के सिंगूर में पथश्री रास्ताश्री परियोजना का उद्घाटन किया है और बंगाल को नई सड़कें मिलेंगी। कितनी? 7,219, जबकि अन्य सड़कों में 1548 सड़कों का उन्नयन किया जाएगा और सभी सड़कों को जो भी ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए हैं उनको सड़कों से कवर किया जाएगा। ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो योजना है पथश्री रास्ताश्री कहाँ आयोजित की गई है, कहाँ उद्घाटन हुआ है इसका? तो ये पश्चिम बंगाल में उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को 5108 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है? उड़ीसा, बिहार, असम या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है असम। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व बैंक द्वारा असम की आपदा तैयारी को सुधारने के और बाढ़ अधिसूचना को बढ़ावा देने के लिए $108 मिलियन का ऋण प्रदान किया जाएगा। विश्व बैंक की एक शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IDBI जिसको बोलते हैं ने 11.5 वर्ष की वापसी अवधि और 4 वर्ष की ग्रेस अवधि के साथ 108 मिलियन का ऋण असम को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान या फिर तेलंगाना? कहाँ शुरुआत की गई है? तेलंगाना में शुरुआत की गई है। जो आप एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। 28 मार्च 2023 को नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री KT रामाराव ने हैदराबाद, तेलंगाना के आसपास 50 जल निकायों का कायाकल्प करने और विकास करने के उद्देश्य से झील विकास कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य मंत्री के तारा कर्मा राव ने खाजागुड़ा झील के विकास का कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे डबल इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? यूक्रेन, फिनलैंड, स्वीडन या फिर हंगरी? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिनलैंड। ठीक है, जुलाई 2023 में जो फिनलैंड है वो नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। ठीक है, और फिनलैंड निज बाल्टिक ये यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। फिनलैंड यहाँ पे ये फिनलैंड ने बाल्टिक, ये बाल्टिक है। ठीक है, बाल्टिक सागर, बाल्टिक कर लीजिए इसको, बाल्टिक सागर पर स्थित 7वां नाटो सदस्य है। तो जो फिनलैंड है वो बाल्टिक सागर पर स्थित है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है किन चिंताओं के कारण ही ChatGPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है?
ठीक है। तो चैट जीपीटी पर प्रतिबंध, ये क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। साइबर सिक्योरिटी संबंधी चिंताओं के कारण ही चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है? तो ऑप्शंस देखेंगे, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर डेनमार्क। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इटली। इटली ने चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये पहला पश्चिमी देश है। अब देख लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। जीपीटी को प्रतिबंधित करने वाला इटली पहला देश बन गया है। इटालवी डेटा संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार इस मॉडल में सभी चिंताएं हैं, संबंधी कई सारी चिंताएं हैं। चैट जीपीटी जो है और भी देशों में अवरुद्ध है, बैन है, वो देख लेते हैं। चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया जैसे देशों में पहले से ही वहाँ पे बैन है। ओपनल के टॉट को ब्लॉक करेगा और यह भी जाँच करेगा कि ये क्या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का अनुपालन ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणन किया है या प्रमाणित किया है? तजाकिस्तान, अजरबैजान, नेपाल या फिर ए और बी दोनों? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए और बी दोनों। अभी WHO ने तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन दिया है। ठीक है, यह प्रमाणीकरण तब किया जाता है जब किसी देश ने मादा एनम द्वारा 3 वर्षों से दर्ज ना किया हो। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे दर्ज ना किया हो मतलब मलेरिया का कोई भी जो केस है 3 वर्षों में यदि नहीं आएगा तो WHO उसे मलेरिया मुक्त घोषित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10th स्लाइनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? तो ऑप्शंस आर नेपाल, दक्षिण कोरिया, भारत या फिर मालदीव। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस भी आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सी जो है यहाँ पे श्रीलंका कर लीजिए, श्रीलंका। ठीक है, तो जो स्लाइनेक्स है, स्लाइनेक्स 2023 है, ये श्रीलंका के साथ अभी भारत ने आयोजन किया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2023 तक श्रीलंका भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, स्लाइनेक्स जो है 2 पक्षीय समुद्री अभ्यास है का 10वां संस्करण जो है 2 चरणों में आयोजित किया गया था, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। ठीक है, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण का 9वां स्लाइनेक्स 2022 और 7 मार्च 2022 तक विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। और जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि स्लाइनेक्स पहली बार 2005 में आयोजित हुआ था। जो पहला अभ्यास था स्लाइनेक्स का वो 2022 में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का विश्व का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? केन्या, कोलकाता, तंजानिया या फिर युगांडा? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में 61 वर्षीय व्यक्ति घातक प्लांट फंगस रोग से संक्रमित होने वाला विश्व का पहला व्यक्ति बन गया है। पेशे से प्लांट माइकोलॉजिस्ट। ठीक है, प्लांट माइकोलॉजिस्ट रहे शख्स को आवाज़ में भारीपन, खांसी और थकान और निगलने में कठिनाई की समस्या रही थी। जनरल मेडिकल माइकोलॉजी केस रिपोर्ट्स में डॉक्टरों ने कहा कि व्यक्ति अपनी शोध गतिविधियों के हिस्से के रूप में लंबे समय से 6 सामग्री, मशरूम और विभिन्न पौधों के कवक के साथ काम कर रहा था। तो जो कवक होता है, जो फंगस होता है, उसके अध्ययन को हम कहते हैं माइकोलॉजी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। जो ये शख्स था एक माइकोलॉजिस्ट था और बहुत ज़्यादा टाइम तक ये कवक के फंगस के संपर्क में रहा, इसी वजह से उसको ये बीमारी हो गई। ऐसा ये केस पहली बार विश्व का कोलकाता में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है? न्यूयॉर्क, जॉर्जिया, कैलिफोर्निया या फिर सिएटल? तो जो करेक्ट ऑप्शन है, ये थोड़ा मिसमैनेज हो गया है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग कर लीजिएगा, जॉर्जिया। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अमेरिका का जॉर्जिया हिंदोफोबिया, हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह। फोबिया कोई ऐसी बात होती है, फोबिया हमें पूर्वाग्रह होता है किसी चीज़ का, हमारे दिमाग में डर बैठा होता है, उसको फोबिया कहते हैं।
ठीक है। हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य जो है बन गया है। जॉर्जिया के सबसे बड़े हिंदू और भारतीय अमेरिकी समुदायों में से एक अटलांटा के उपनगरों में फोर्थिस काउंटी के प्रतिनिधियों लैरन मैकडोनाल्ड और टॉड जोन्स के द्वारा पेश किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा का उत्पादन किया है? गंगा, महिमा, डॉली या फिर गरिमा? ठीक है, तो गंगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अब हम इसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल हरियाणा में दूध उत्पादन करने के लिए देसी गिर भारत की पहली क्लोन है। इसका वजन 32 किलोग्राम है और ये अच्छी तरह से बढ़ रही है, जो कि प्रतिदिन 15 लीटर दूध से अधिक का उत्पादन कर रही है। ये जो है एक प्रकार की गाय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया गया है? अमित छत्री, AC चरनिया, अरुणा मिलर या फिर रेवाना वरनावी? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अमित छत्री। अमित छत्री एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स में विशेषज्ञता है, को नासा के हाल ही में स्थापित सन टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? हैदराबाद, मुंबई, कोच्चि या फिर पणजी? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मुंबई। भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई लगातार दूसरे बार वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 की सूची में शामिल हुई है। मुंबई ने वर्ष 2021 में भी हैदराबाद के साथ यह सम्मान साझा किया था। 2021 में 2 शहर शामिल हुए थे, पहला मुंबई और दूसरा हैदराबाद। 2 शहर भारत के शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिवंगत हुए सलीम दुरानी का संबंध किस खेल से था? ऑप्शंस देखेंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती या फिर मुक्केबाजी। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रिकेट। जो सलीम दुरानी थे ये एक क्रिकेटर थे। भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में गुजरात के जामनगर में उनके घर पर निधन हो गया। भारत का पहला अर्जुन पुरस्कार किसने जीता था? सलीम दुरानी जी ने जीता था। और ये बल्लेबाज थे, बैट्समैन थे और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते थे। उस समय के कुछ बल्लेबाजों में से ये एक थे जो आवश्यकता पड़ने पर छक्के भी लगा सकते थे। ठीक है, अच्छे प्लेयर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश स्थित है? तो ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अमेरिका। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं ने 1850 के दशक से 2021 तक CO2, CH4 और N2O जैसी ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की गणना की है। ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर अमेरिका है। विश्लेषण से CO2 मीथेन के 0.41 डिग्री सेंटीग्रेड और N2O के द्वारा 0.08 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में 1.11 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है कौन? CO2। ठीक है, तो जो CO2 है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, ये एक विश्लेषण में पता लगा है। और सबसे ज़्यादा उत्सर्जित कौन करता है? अमेरिका उत्सर्जित करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? भारत, ब्रिटेन, चीन या फिर अमेरिका? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्रिटेन। 31 मार्च 2023 को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के व्यापक और प्रगतिशील CPTPP भी जिसे कहते हैं समझौते में ब्रिटेन कौन शामिल हो गया? प्रधानमंत्री सुनक ने इसे ब्रेग्जिट के बाद अब तक का अपना सबसे बड़ा व्यापार समझौता कहा है। UK के समझौते में शामिल होना देश की वैश्विक व्यापारिक मानदंडों के लिए महत्वपूर्ण चरण है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन जिसे हम RLV-LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश?
तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कर्नाटक। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन की सफल परीक्षण किया है 2 अप्रैल 2023 को। यह परीक्षण एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया? जापान, दक्षिण कोरिया, भारत या फिर ऑप्शन नंबर डी है A और D दोनों। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। 3 अप्रैल 2023 से दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं द्वारा अपना पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास शुरू किया है। दक्षिण कोरिया के जेजू के दक्षिणी द्वीप के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संबंधी यह अभ्यास किया गया है। ठीक है, इसमें शामिल कौन कौन थे? इसमें शामिल थे जापान और दक्षिण कोरिया। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिका भी था, त्रिपक्षीय अभ्यास था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिज़ाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? श्रीनगर, पुणे, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अहमदाबाद। अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने अहमदाबाद में एक अत्याधुनिक डिज़ाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप को तेज़ी से अपने नए विचारों को कार्यान्वयन योग्य मॉडल में बदलकर उसे सक्षम बनाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। पटना मेट्रो परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विकास के अतिरिक्त सचिव रचित कुमार मिश्रा और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ICA बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5,509 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। एयरटेल ने किस बैंक के साथ सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की हैं? तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं भारतीय स्टेट बैंक, HDFC, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी है ICICI। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। एयरटेल इंडिया ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB से नई दिल्ली में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं लॉन्च की हैं। इससे ग्राहक बैंकिंग सेवाओं को अपने मोबाइल फ़ोन पर सुविधाजनक रूप से एक्सेस कर सकेंगे। तो जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। जो पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग सेवाएं दी जाती हैं उनको ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? स्कूल चलें अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बिहार, राजस्थान, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश? जो करेक्ट ऑप्शन है स्कूल चलें अभियान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलें अभियान का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस अभियान के तहत उन बच्चों को फिर से नामांकित करने का प्रयास करेगी जो स्कूल छोड़ चुके हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी के एग्ज़ाम्स में जो भी होने वाले हैं उनमें पूछ सकता है। इस पर डबल स्टार लगा लीजिए और इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। फरवरी 2023 की CCTNS रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हरियाणा। अखिल भारतीय स्तर पर जारी ताज़ा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम जिसे CCTNS कहा जा रहा है, प्रगति रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने पहला स्थान हासिल किया है। राज्य पुलिस ने 99.99 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। मियामी ओपन 2023 की एकल महिला वर्ग की विजेता कौन है? एलेना रायबाकिना, पेट्रा क्विटोवा, नाओमी ओसाका या फिर इगा स्वितेक? ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेट्रा क्विटोवा। ठीक है, पेट्रा क्विटोवा ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को 7-6 और 6-2 से हराकर अपना पहला मियामी
ओपन खिताब और 9वां WTA 1000 खिताब जीता है। 15वीं रैंक वाली इस अनुभवी चेक खिलाड़ी ने 10वीं रैंक वाली रायबिकाना को हराया है। ठीक है, इनकी रैंकिंग जो थी वो 15 थी और इन्होंने जिनको हराया है रायबिकाना, इनकी रैंक 10 थी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं जेसिका मीर, क्रिस्टीना कोच, सुनीता विलियम्स या फिर शिरीषा बंदाला। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रिस्टीना कोच। चंद्रमा के आसपास जाने वाले क्रिस्टीना कोच पहली महिला, विक्टर ग्लोवर से पहले अश्वेत व्यक्ति और जेरेमी हैनसेन चंद्रमा पर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी होंगे। ठीक है, आर्टेमिस 2 पहला मानव युक्त उड़ान परीक्षण होगा और चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जो आर्टेमिस 2 मिशन है ये अमेरिका का मिशन है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिका का चांद से जुड़ा हुआ मिशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास का कितना होने का अनुमान व्यक्त किया है? तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं 6%, 6.2%, 6.1% या फिर 6.3%। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 6.3%। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत विकास अद्यतन के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी वृद्धि कहते हैं, वृद्धि 6.6 से 6.3% तक धीमी होने की आशंका व्यक्त की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 6.6 से घटकर 5.2 होने का अनुमान भी लगाया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया गया है? तो जो ऑप्शंस हैं 26 से 31 मार्च, 1 से 7 अप्रैल, 5 से 12 अप्रैल या फिर 3 से 10 अप्रैल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 से 7 अप्रैल। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अप्रैल तक अंधापन रोकथाम सप्ताह जो है आयोजित करती है, जिसका उद्देश्य अंधापन के कारणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने का होता है। ठीक है, इस वर्ष कार्यक्रम का उद्देश्य दृष्टिहीन व्यक्तियों का समर्थन करना है और आँखों की देखभाल सेवाओं तक उनकी पहुँच को बढ़ावा देना है। तो ये उद्देश्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पर इंपॉर्टेंट मार्क्स लगा लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा। तो जो ऑप्शन है देखेंगे, कनाडा, ब्राज़ील, ब्रिटेन या फिर मलेशिया। करेक्ट ऑप्शन है ब्राज़ील। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक 2023 तक ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं अन्य संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, MF हाइड्रा विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ की गई है? MF हाइड्रा है इटली में, नॉर्वे में, स्वीडन में या फिर फ्रांस में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्वीडन। नॉर्वे की कंपनी नॉरलैंड ने नॉर्वे में विश्व की पहली फेरी का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो तरल हाइड्रोजन पर चलती है। इस जहाज़ का नाम MF हाइड्रा है, जो कि हाइब्रिड है, जो बैटरियों और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करती है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है, ये मैंने टिक गलत जगह कर दिया है, इसको आप नॉर्वे रखेंगे। ठीक है, सी, नॉर्वे में MF हाइड्रा कहाँ लॉन्च की गई है, जो कि तरल हाइड्रोजन से चलती है, नॉर्वे में लॉन्च की गई है और ये की पनडुब्बी है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, ह्यू एंड क्राई नोटिस कहाँ जारी किया गया है? पंजाब, गुजरात, केरल या फिर गोवा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पंजाब। पंजाब सरकार ने भगोड़े खालिस्तान समर्थक प्रचारक अमृतपाल सिंह के खिलाफ ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया है। ये नोटिस विशिष्ट नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होते हैं और मामले की गंभीरता पर बल देने तथा जनता के बीच हलचल पैदा करने के संयम के लिए उपयोग किए जाते हैं। ह्यू एंड क्राई पंजाब में जारी किया गया है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बस होली चित्रकारी को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन देखेंगे पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार या फिर गुजरात। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जम्मू कश्मीर, सी जम्मू कश्मीर। ये सी है, इसको सी और बी मिस टाइप्ड हो गया है नीचे ऊपर, तो सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर सही है उत्तर है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नाबार्ड द्वारा जम्मू कश्मीर में कठुआ ज़िले की बस होली, तो जो बस होली पेंटिंग है वो कहाँ पर होती है? जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में। ठीक है, और लद्दाख का वुड कार्विंग को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया है। 31 मार्च 2023 को देश के 33 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसमें ये दोनों उत्पाद भी शामिल थे। कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर से पहला स्वतंत्र जीआई टैग प्राप्त कर रहा है इसने, बसोली पेंटिंग ने। ठीक है, तो ये पहला स्वतंत्र जीआई टैग है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। बसोली पेंटिंग कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में होती है और इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये पहला जीआई टैग है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। जबकि लद्दाख लकड़ी की नक्काशी की पहली हस्तकला है, ये लद्दाख को भी पहला जीआई टैग मिला है लकड़ी की नक्काशी के लिए, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 4 अप्रैल 2023 को देश भर में 24वें तीर्थंकर महावीर की जयंती मनाई गई। इनका संबंध किस धर्म से है? तो हम सभी जानते हैं इनका संबंध जो है जैन धर्म से है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 अप्रैल 2023 को महावीर जयंती देश भर में मनाई गई है। जैन समुदाय के अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है, जिसे महावीर के जन्म कल्याणक के रूप में भी जाना जाता है। भगवान महावीर अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। जैन समाज के लोगों में महावीर जयंती का विशेष महत्व है। उनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को हुआ था। महावीर जयंती जैन धर्म का एक महान तीर्थंकर व एक शिक्षक के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, पीवी सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में उपविजेता रही हैं? टोक्यो मास्टर टूर्नामेंट, मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट, थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट या फिर मलेशिया मास्टर टूर्नामेंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट। 28 मार्च से 2 अप्रैल तक मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ था इस टूर्नामेंट का। इसके तहत विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में $2,10,000 US दिए गए थे। फाइनल में सिंधु को इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मरिस्का तुनजुंग ने लगातार गेम में 21-8 और 21-8 से पराजित किया। जापान के केंता निशिमोतो ने पुरुष एकल सिंगल खिताब जीत लिया है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार में? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है छत्तीसगढ़। मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी गीत काका जिंदा है का ऑडियो जारी किया, जिसके निर्माता हेड कांस्टेबल दिलीप ताम्रकर हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया या फिर यूनान? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रोमानिया। रोमानिया के उप रक्षा मंत्री सिमोना कोजुकारू ने भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमने से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों ने अपने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत साइबर रक्षा प्रशिक्षण और शिक्षा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सैन्य चिकित्सा, रक्षा नीति और सैन्य क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, साथ ही तकनीक, सैन्य मुद्दों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या फिर इंडोनेशिया? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अमेरिका। 10 से 21 अप्रैल तक
अमेरिका और भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण का अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में जापान पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जापान पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में है आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? ईरान, सऊदी अरब, इजराइल या फिर ओमान? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इजराइल। इजराइल ने मार्च 2023 में सफलतापूर्वक अपना नया जासूसी सैटेलाइट आफेक 13 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी को उन्नत खुफिया क्षमताएं प्रदान करने के लिए है। आफेक 13 प्रतिष्ठित इजरायली एयरबेस पाल्मा किम से लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, किरण नादर, निर्मला सीतारमण या फिर द्रौपदी मुर्मू? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, किरण नादर। परोपकारी और कला संग्राहक किरण नादर को भारत में फ्रांसीसी राजदूत जो हैं इमैनुअल लेनिन के द्वारा शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, चीन की युआन, जो चीन की मुद्रा है उसको युआन कहा जाता है। चीन की युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में मुद्रा डॉलर को प्रतिस्थापित किया है? श्रीलंका, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान या फिर रूस? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रूस। ठीक है, रूस में युआन अब अमेरिकी डॉलर से अधिक ट्रेड की जाने वाली मुद्रा बन गई है। चीन की युआन धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर के खिलाफ मजबूत हो रही है। मॉस्को एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में युआन ने रूस के विदेशी मुद्रा टर्नओवर का 23.6% हिस्सा जो है अपने नाम कर लिया है, जबकि डॉलर का हिस्सा 22.5% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तेलंगाना। तेलंगाना 4 अप्रैल 2023 को जारी की गई जस्टिस इंडिया रिपोर्ट IJR 2022 के अनुसार कर्नाटक राज्य ने 1 करोड़ से अधिक आबादी, ये आप लोग इधर करेक्ट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी नहीं है, बी है, बी ऑप्शन है कर्नाटक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 4 अप्रैल 2023 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR के अनुसार कर्नाटक राज्य ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष रैंक हासिल की है। तमिलनाडु राज्य ने रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि तेलंगाना ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, रैंकिंग कर लेते हैं। ठीक है, पहला स्थान जो है कर्नाटक का हो गया, पहला कर्नाटक का हो गया, और तमिलनाडु का दूसरा हो गया, ये 2 नंबर पे हो गया, और तेलंगाना का कौन सा हो गया? 3 हो गया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। मिर्चा चावल को GI टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश। जो मिर्चा चावल है वो बिहार में उगाया जाता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण मिर्चा चावल को GI टैग मिला है। मई 2023 में इस चावल का आकार और स्वरूप काली मिर्च जैसा होता है, इसीलिए इसे मिर्चा चावल या मार्चा चावल कहा जाता है। ठीक है, इसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पहली बार राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया गया था? वर्ष 2002 में, 3 में, 4 में या फिर 5 में? जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वर्ष 2003 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 3 अप्रैल 2023 को राज्यसभा ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी, जो अर्थव्यवस्था में हुए बदलावों के साथ संगत होने के लिए 2 दशक पुराने वर्ष 2002 के विरोधात्मक कानून को आधुनिकीकृत करने का उद्देश्य रखता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा संसद द्वारा वर्ष 2000 में पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति ने जनवरी 2003 में स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? सलीमा टेटे, शीनू झावर, सुधा शिव कुमार या फिर शीलज धामी? ठीक है, सालीज धामी।
तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सुधा शिव कुमार। सुधा शिव कुमार फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला व्यवसाय संघ है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने आईपीएल की किस टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया गया है? राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर मुंबई इंडियन। तो फिनो बैंक ने जिसको अपना डिजिटल साथी घोषित किया है वो आईपीएल टीम है राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिनो पेमेंट बैंक और राजस्थान रॉयल ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में समझौता किया है। फिनो पेमेंट बैंक ने आईपीएल के सीजन 16 के लिए राजस्थान रॉयल्स आरआर के साथ संबंध को नवीनीकृत किया है। ठीक है, ये पहले से चला जा रहा था, इनका रिन्यूअल किया है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल या फिर 7 अप्रैल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 6 अप्रैल। ठीक है, सी 6 अप्रैल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। 6 अप्रैल 2023 को विकास शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 की वैश्विक थीम स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट है। तो इसकी थीम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। यह दिन विश्व में विभिन्न समुदायों की सद्भाव और शांति पर खेलों के कारण सकारात्मक प्रभाव को चिन्हित करता है। उसके बाद 5 अप्रैल को, पहले 6 अप्रैल को ये मनाया जाता है खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को भी एक दिवस मनाया जाता है, वो है, ध्यान रखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 30 मार्च से आयोजित किया गया और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के जश्न के साथ समाप्त होता है। इस वर्ष आयोजन की 60वीं वर्षगांठ है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 52, पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया है? तो जो ऑप्शन है, जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर जेलेंस्की या फिर ऋषि सुनक। भाई इस बार जितने भी पुरस्कार हैं इंटरनेशनल वो ज़्यादातर जेलेंस्की को मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है व्लादिमीर जेलेंस्की करेक्ट ऑप्शन है। अब हम इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोलैंड के सबसे उच्च व प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल को पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने वास में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया है। जेलेंस्की को यह अवार्ड पोलैंड और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करने, सुरक्षा को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग लेने वाला राज्य कौन सा है? केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर बिहार। तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग 2022-23 में किसको मिले हैं? केरल को मिले हैं। ठीक है, जीआई रजिस्ट्री द्वारा साझा की गई डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में केरल ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन, मोरीलिबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? महेंद्र सिंह धोनी, मिताली राज, युवराज सिंह या फिर उपयुक्त सभी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर स्थित प्रतिष्ठित मोरीलिबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 5 भारतीय क्रिकेटरों को अपनी आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। धोनी के अतिरिक्त युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी का ये सम्मान दिया गया है। तो ये जो 5 और नाम हैं ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, भारत को निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम आयोग, संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वयन बोर्ड या फिर उपयुक्त सभी। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग, संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वयन बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के महत्वपूर्ण सहायक निकाय हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया है? धवन सेकेंड, OneWeb 2,
ऑफेक 13 या फिर स्टारलिंक 51। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है धवन 2। भारतीय निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने भारी वाहन विक्रम 2 हेतु रिकॉर्ड 200 सेकंड के लिए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का परीक्षण किया है। यह प्रमुख उपलब्धि स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण पैड का उपयोग करते हुए नागपुर महाराष्ट्र के सौर उद्योग प्रणोदन परीक्षण सुविधा में प्राप्त की गई है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो है इसका लॉन्चिंग कहाँ पे की गई, नागपुर महाराष्ट्र में की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा किस अवधि के लिए जारी किया गया? 2022 से 27, 2023 से 28, 2025 से 30 या फिर 2024 से 29। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 2022 से 27। राष्ट्रीय विद्युत योजना NEP का नवीनतम मसौदा वर्ष 2022 से 27 की अवधि को कवर करता है। जो इसके पिछले संस्करण, जिसका मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? इस क्वेश्चन पे आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइए। चलिए देखते हैं ऑप्शन, वृंदा राठी, क्लेयर पोलोसाक, किम कॉटन या फिर कोई नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किम कॉटन। ठीक है, किम कॉटन वर्ष 5 अप्रैल 2023 को दुनेडिन में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच के दौरान न्यूजीलैंड की किम कॉटन इतिहास रचते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में फीमेल अंपायर के रूप में काम करने वाली पहली महिला बनी है। तो जो किम कॉटन है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंपायर के रूप में पहली महिला बनी है, इसलिए ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। किम कॉटन नाम याद रखेंगे, T20 में इन्होंने अंपायरिंग की है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। गांधी सियासत और संप्रदाय जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? नंदिनी दास, डॉक्टर M.A. हसन, पीयूष बोबले या फिर श्रीमंत कोकाटे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डॉक्टर M.A. हसन। पत्रकार लेखक पीयूष बोबले द्वारा लिखी गई नई किताब गांधी सियासत और सांप्रदायिकता हिंदी में भी उपलब्ध है। वे ये जो हैं M.A. हसन मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है, नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का बैन लगाया है? संजीता चानू, साक्षी मलिक, साइना नेहवाल या फिर विनेश फोगाट। तो जो जिस महिला पर बैन लगाया गया है महिला खिलाड़ी पर, वो है संजीता चानू। ठीक है, संजीता चानू एक भारतीय वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार पदक जीता है, को 2 बार डोपिंग के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने 4 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, नाडा द्वारा इनको बैन कर दिया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 60 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को आज करवाए हैं। एंड आई होप ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे, ये सीरीज़ आप लोगों को किस हद तक मदद करेगी, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर से। और आप लोगों के जो भी सजेशंस हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिए, जिससे कि मैं उन पर उनके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट तैयार कर सकूं और अपनी शैली में उनको शामिल कर सकूं। आई होप आज का ये सीज़न आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का 1 हफ्ते का करंट लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी